दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला देखिए, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है प्राकृतिक संख्या x, y, z, u और v, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें से कौन सी सम संख्या है? क्या पूछा गया है? सम संख्या कौन सी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला कथन बोला गया है x, y, z, u और v क्रमिक संख्या हैं। ठीक, और दूसरा दिया गया है कथन 2 है आपका x विषम संख्या है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, पहले कथन के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर, पहले कथन के बारे में। ठीक, यहाँ पर बोला गया है x, y, z, u और आपका एक है v। ठीक, ये बोला गया है कि क्रमिक संख्याएं हैं। क्या बोला गया है? क्रमिक संख्याएं हैं। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सम संख्या कौन सी है। ठीक, ये हमें बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्रमिक संख्याएं हैं, तो हम मान के चलिए हम एक से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया, यहाँ पर है 1, y है आपका 2, z है आपका 3, u है आपका 4 और v है आपका 5। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर बोलें कि इनमें सम संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे कि सर ये एक तो आपका y सम संख्या हो जाएगी और एक यहाँ पर u आपकी सम संख्या हो जाएगी। ठीक, यही आप बोलोगे। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कंफर्म तो नहीं बोला गया है कि क्रमिक संख्याएं हैं, लेकिन किससे स्टार्ट करनी है ये तो आपका कंफर्म नहीं बोला गया है। तो कंफर्म नहीं बोला गया है तो हमने ये मान कर चलते हैं कि हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर देते हैं। हमने बोला कि x जो है वह 2 संख्या है और क्रमिक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब हम यहाँ पर बोले हैं कि सम संख्या इनमें से कौन सी हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो आपकी एक z बन रही है और एक आपकी v बन रही है। तो क्या कंफर्म आप ये कह सकते हैं कि प्रथम जो कथन है, पहला जो कथन है, उससे आप ये बता सकते हैं कि सम संख्या कौन सी है? तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इस वाली कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर सम संख्याएं जो होंगी वो आपकी बदलती रहेंगी, आपस में चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रथम जो कथन है आपका वो क्या है? आपका गलत है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड कथन बोला गया है आपका अब सेकंड कथन पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है x विषम संख्या है। हमने बोला x विषम संख्या है, तो देख लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि x जो है एक विषम संख्या है, तो यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक विषम संख्या है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि यदि x एक विषम संख्या है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि बाकी की जो संख्याएं हैं वो सम है या विषम है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि x जो है वह एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या मान ली हमने, 3 मान ली, 7 मान ली, विषम संख्या मान ली, कोई भी मान ली। अब यहाँ पर हम क्या बताएं? यहाँ पर y, z, u, v ये कौन सी संख्याएं होंगी? क्या संख्याएं होंगी? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो आप ये बोलोगे कथन 2 जो है ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक, ये भी आपका पूरी तरह से नहीं है, इसलिए तो ये क्या है? आपका गलत है। ठीक, अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो आपके विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में बोला गया है दोनों कथन A और B यानी कि पहला और दूसरा एक साथ प्रयोग करने पर सही है। इसे यदि हम यहाँ पर चेक करें, देखिए आपको पता है केवल कथन 1 पर्याप्त है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एक कथन से हम नहीं बता पा रहे थे। केवल कथन 2 पर्याप्त है, तो केवल 2 से भी हम नहीं बता पा रहे हैं, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। दोनों कथन अपर्याप्त हैं, तो ये तो आपका बाद में पता लगेगा कि दोनों कथन एक साथ प्रयोग करने पर सही हैं या फिर यहाँ पर अपर्याप्त है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि x, y, z, u और एक v, x, y, z, u और v। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम क्या करें कि दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करें, दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करें, तो हमने बोला यहाँ पर सेकंड कथन में बोला गया था कि x जो है एक विषम संख्या है। तो हमने यहाँ पर बोला कि x एक विषम संख्या है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इसे हम 1 मान लेते हैं। ठीक,
और दूसरे कथन में बोला गया है कि एक्स वाई जेड यू और वी ये क्या है, एक क्रमिक संख्याएं हैं। क्या है, क्रमिक संख्या हैं। क्रमिक संख्याएं हैं यानी कि ये 1 है तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमने दोबारा से चेक किया, क्योंकि एक तरह से हमने चेक किया तो आपका ठीक निकल रहा है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि y जो है और u जो है वह आपकी सम संख्या है। ठीक, यहाँ पर हम इस प्रकार से तो बता सकते हैं। ठीक, अब हमने दूसरी प्रकार से प्रयोग किया, यानी कि उसने बोला है कि x जो है एक विषम संख्या है, तो पहले हमने 1 माना था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 मान कर चलते हैं, क्योंकि 3 भी तो क्या है, विषम संख्या है। अब यहाँ पर 3 जो है, 3 हमने यदि यहाँ पर x को माना है तो क्रमिक संख्या बोला गया है, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। अब यदि हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर सम संख्या कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे सर ये 4 बन रहा है सम संख्या, यानी कि y आपका सम संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 सम संख्या बन रहा है तो यहाँ पर आपका u भी सम संख्या हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट तरीके से हमने देखा तो भी आपका y और u सम संख्या बन रहा था, और सेकंड तरीके से देखा तो भी आपका y और u दोनों ही सम संख्या बन रहे हैं। यानी कि हम पहले और दूसरे दोनों कथनों को एक साथ प्रयोग करेंगे तभी अब क्या होगा, हमारा आंसर मिल पाएगा। ठीक, यानी कि हम बता पाएंगे कि सम संख्या कौन सी है। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। कितने समय में? 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया, 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया और फिर बी ने काम बंद कर दिया। यानी कि बी जो है उसने 4 घंटे बाद काम बंद कर दिया, तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। यानी कि जो कार्य बचा हुआ था, वह जो शेष कार्य था वह फिर किसने किया? ए ने किया। ठीक, किसने किया? ए ने किया। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। कितना समय लगा? 13 घंटे में टैंक जो है वह भर गया, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि ए के द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ए के द्वारा खाली टैंक को यदि भरा जाए तो उसमें कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? ए के लिए। यदि बी इसके साथ कार्य ना करे, सिर्फ अकेला ए ही कार्य करे, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ए और बी ये दोनों खाली टैंकों को कितने समय में भर देते हैं? 10 घंटे में भर देते हैं। ठीक, ए और बी जो है वह एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं। ठीक, अब उन्होंने ए और बी ने, देखिए ए और बी ने 4 घंटे तक तो एक साथ कार्य किया था। 4 घंटे तक जब एक साथ कार्य किया था तो हम पूछें कि ए और बी ने 4 घंटे में कितना कार्य किया, तो आप बोलोगे कि सर उन्होंने 4/10 भाग कार्य किया। 4/10 भाग कार्य किया। और इसे हम और भी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 भाग काम किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी ने 4 घंटे में 5 काम में से, क्या 5 काम में से सिर्फ 2 काम कर पाए। 5 काम में से सिर्फ कितने कार्य कर पाए? 2 कार्य कर पाए। अब हम यहाँ पर यदि बोलें कि देखिए 4 घंटे तक का तो कार्य इतना था जो कि इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब यदि हम बोलें कि ए ने बाकी का सारा कार्य किया था, तो ए ने कितना कार्य किया था, तो आप बोलोगे कि सर ए जो है उसने क्या किया होगा? शेष कार्य कंप्लीट किया होगा। शेष कार्य जो था वह कंप्लीट किया होगा। अब शेष कार्य बचा कितना, तो देखिए 5 जो पूरा कार्य था उसमें से 2 कार्य जो था वह कंप्लीट हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा आपका? 3/5 बचा। ठीक, यदि आप इस प्रकार से ना समझ पा रहे हों तो देखिए 2/5 भाग ये कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना, तो देखिए हमेशा जो भी कार्य होता है वह आपका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और 1 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 3/5। और यदि आप इस प्रकार से समझते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 5 कार्य था, 5 में से 2 कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब 5 कार्य में से 3 कार्य बचा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक,
अब यहाँ पर ए ने जो किया है वह 3/5 भाग कार्य किया है, ठीक, जो भी टोटल उसने कार्य किया है। अब यदि हम बोलें कि 3/5 भाग कार्य है वह ए ने कितने समय में किया, क्योंकि हमें पता करना है कि ए कितने समय में इतना कार्य कर पाता है, तभी तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ए अकेला यदि कार्य करेगा तो कितने समय में कर देगा। यदि हम यहाँ पर बोलें कि ए ने बी के साथ मिलकर 4 घंटे पहले कार्य किया था, 4 घंटे पहले कार्य किया था। यदि उसने 4 घंटे पहले कार्य किया था तो उसने अकेले ने कितने समय कार्य किया, तो उसने अकेले ने 6 घंटे कार्य किया होगा, ठीक, अकेले उसने 6 घंटे कार्य किया होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह 10 घंटे में कार्य को पूरा कर देते हैं, ठीक। यानी कि 6 घंटे कार्य किया था ए ने, 6 घंटे तो ये कार्य किया था। अब हम यहाँ पर बोलें कि अतिरिक्त जो समय था जिसमें टंकी भरी गई, 10 घंटे में तो दोनों भर ही देते हैं, जिसमें से 4 घंटे दोनों ने एक साथ कार्य किया और 6 घंटे अकेले बी ने कार्य किया। अब यहाँ पर जब 4 घंटे अकेले, 4 घंटे उसके साथ जो कार्य किया गया था उसमें से अतिरिक्त कार्य कितना निकल गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 घंटे में कार्य कंप्लीट हो जाता यदि दोनों एक साथ करते, 10 घंटे में कंप्लीट हो जाता यदि दोनों एक साथ करते। अब वो कंप्लीट कितने समय में हुआ, 13 घंटे में हुआ। यानी कि यहाँ पर 3 घंटे जो हैं वह एक्स्ट्रा हैं, जो कि किसके हैं, ए के हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी कि 6 ये हो गया और 3 घंटे ये हो गया। यानी कि ए जो है वह क्या करेगा कि 3/5 भाग को 6 और 3 9 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा। हमने बोला 3/5 भाग को ए जो है वह 9 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है, 3/5 भाग को ए जो है वह 9 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है। तो जो टोटल आपका एक कार्य होता है सभी को अच्छे से पता होगा, तो एक कार्य को यानी कि एक जो पूरा कार्य है, जो वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि यदि ए पूरे कार्य को करे तो कितने समय में कर देगा, तो एक कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, तो हम 9 में 3/5 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पर 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक, अच्छे से पता है आपको, 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि टोटल आपके 15 घंटे लगेंगे ए द्वारा कार्य को पूरा करने में, ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए 15 घंटे कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि a - 1/a बराबर 1 हो तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में क्या बताया था, हमने आपको बताया था यदि दिया जाए x, जैसे कि यहाँ पर दिया जाए कि x + 1/x बराबर k है, कुछ भी हमने मान लिया कांस्टेंट वैल्यू मान ली, x + 1/x बराबर यदि k है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो k है इसका हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। अब इसी प्रकार से यदि हम ये बोलें कि x - 1/x बराबर यदि k है, x - 1/x बराबर यदि k है, तो हमने बोला कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये k जो है इसका हम स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर जो आपने माइनस किया था इसे हम यहाँ पर +2 कर देंगे। समझ आ गया होगा अच्छे से। यदि प्लस में दिया है और प्लस में ही पूछ रहा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, -2 कर देंगे, और यदि यहाँ पर माइनस में दिया है और प्लस में पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि x - 1/x बराबर 1 है, तो x² + 1/x बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये जो k है इसका स्क्वायर कर देंगे, +2 कर देंगे। k कितना है आपका 1 है, तो 1 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, +2 कर देंगे, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही निकलेगा और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक। आपको सिर्फ ये कंडीशंस याद रखनी है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, 3 कहाँ पर है, बी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, रेत के साथ बजरी का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका, 17:8, ठीक। अब इसके बाद बोला गया है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी
और सीमेंट का जो अनुपात है वह कितना है आपका 6:17। अब यहाँ पर बोला गया है मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले रेशियो दिया गया है यहाँ पर रेत का, और यहाँ पर दिया गया है बजरी का। बजरी का। रेत और बजरी का जो अनुपात है वह है आपका 17:8। ठीक, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में दिया गया है यहाँ पर बजरी और सीमेंट का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है आपका 6:17। ठीक, तो ये वही प्रश्न है जैसा कि आपसे बोला जाता है कि ए और बी का रेशियो इतना है, बी और सी का रेशियो इतना है, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी। तो वही आपका तरीका है, इसमें आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके तरीके जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका बोला जाए कि जैसे कि हमें ए बी सी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ए बी का रेशियो कितना दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर रेत और बजरी का सीमेंट रेशियो कितना दिया गया है 17 और 8। कितना दिया गया है 17 और 8, और यहाँ पर ये आपकी खाली जगह है तो यहाँ पर 8 को हम इधर किसका देंगे। और दूसरा दिया गया है यहाँ पर बजरी और सीमेंट। बजरी का यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इसका कितना है 17 है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है इसे इधर किसका देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इनमें इंटू कर लेंगे, जो भी आएगा कटता है तो काट देंगे और नहीं कटता तो उसे वैसा की वैसा ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था। फर्स्ट तरीका तो आपका ये था। फर्स्ट इन रेशियो को सॉल्व करने के लिए दो तरीके आपके काफ़ी अच्छे रहते हैं। फर्स्ट तरीका तो ये है, और सेकंड तरीका क्या है तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर है आपका रेत और बजरी, और यहाँ पर है आपका बजरी और सीमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका बजरी जो है वो है, और यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में तो यहाँ पर भी आपका बजरी है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट में आपका बजरी क्या है, कॉमन है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बजरी का रेशियो कितना है 8, और यहाँ पर बजरी का रेशियो कितना है 6। यानी कि रेशियो में आपका अंतर हो रहा है। यदि रेशियो में आपका अंतर हो रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि बजरी और बजरी का जो आपका रेशियो है वो तो आपका समान होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कीजिए, ये वाला जो रेशियो है इसको आप इसके बराबर कीजिए। तो इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इसके बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 8 या 24 होता है, यानी कि हम यहाँ पर 3 से इंटू कर सकते हैं। और यहाँ पर 6 चौक 24 होता है, यहाँ पर हम 4 से इंटू कर सकते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 17 या 51 रेशियो 8 या 24। अब यहाँ पर कितना बनता है, तो 6 चौक 24, 17 चौक 68। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा पूछा गया था वो किसका पूछा गया था, रेत और सीमेंट का। रेत का कितना है आपका 51 और सीमेंट का कितना है आपका 68 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 51 और 68 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो अभी इसे और भी डिवाइड कर सकते हो, 17 या 51 और इसे 17 चौक 68। यानी कि यहाँ पर रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 3:4। कितना बन जाएगा 3:4। तो यहाँ पर देखेंगे 3:4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि x² + ax + b को जब x-1 द्वारा भाग किया जाता है तब आपका 15 शेष बचता है। कितना बचता है, 15 शेष बचता है। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है, जब x² + bx + a को x + 1 से भाग किया जाता है तो वहाँ पर शेष बचता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि a² + b² का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जाए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपका वैसे दो प्रकार से पूछा जाता है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी हमने आपको इसी प्रकार का एक प्रश्न बताया था, तो उसे भी आप साथ में समझ लीजिएगा और इसे भी समझ लीजिएगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है, इसे यदि हम इससे भाग करते हैं तो हमारा 15 शेष बचता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि x-1 बराबर कितना है, तो 0 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 1। याद रखिएगा x की वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि x² +
ax प्लस बी। ठीक, x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि हमने अभी निकाला था। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, प्लस a इंटू 1 करेंगे, a इंटू 1 करेंगे तो वो सिर्फ a ही बचेगा, प्लस b बराबर क्या है आपका 0। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि यदि इससे इस संख्या को यदि विभाजित किया जाता है तो हमारा शेष क्या बचेगा। इससे यदि इस संख्या को विभाजित किया जाएगा तो हमारा क्या शेष बचेगा। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि इस संख्या को इससे विभाजित करने पर आपका टोटली 0 बचता है। क्या बचता है, 0 बचता है। इस संख्या को इससे विभाजित करने पर डायरेक्टली आपका 0 बचता है। तो आपको कोई भी ऐसी एक कंडीशन दे दी जाती है तो इसका मान क्या होगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम इससे इसमें विभाजित कर रहे हैं तो हमारा कितना बच रहा है, उसने बोला है कि 15 बच रहा है। तो यहाँ पर अब हम 0 नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, हम 15 रखेंगे। कितना रखेंगे, 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर इस कंडीशन को सोल्व करोगे तो क्या बनता है आपका, ये है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 15 इधर है, यहाँ पर आपका प्लस का 1 है, प्लस का 1 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14, वो भी किसका, प्लस का। ठीक, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 14। ठीक, अब इसका सेकंड कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि यहाँ पर a प्लस 1 से यदि इसमें भाग करते हैं तो हमारा -1 शेष बचता है। सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि x प्लस 1 बराबर यदि 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -1, यानी कि x की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है x² प्लस bx प्लस a। ठीक, और कितना आपका शेष बच रहा है, तो आप बोल दोगे कि -1 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, तो अभी हमने -1 निकाला था, तो यहाँ पर हम -1 रख सकते हैं। और -1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो आपका प्लस का बन जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद b का यदि हम -1 में इंटू करेंगे तो ये क्या रह जाएगा आपका, माइनस का b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का b, ये आपका माइनस का b हो जाएगा। और ये आपका प्लस का a है, इज इक्वल टू कितना है आपका, -1। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, इसे हम उल्टा लिख देते हैं, a माइनस बी, तो ये a माइनस बी है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 है, और यहाँ पर ये आपका प्लस का 1 है, इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल -2, कितना हो गया, -2। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमें निकालनी है a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, एक तो तरीका आपका ये होता है जो कि सिंपली होता है, a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है आपका 14, और यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी बराबर दिया गया है आपका -2। एक तरीका आपका ये होता है। ठीक, इस तरीके से आप क्या करते हो कि b प्लस का है और b माइनस का है, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में से आप 2 को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। एक तो तरीका आपका ये होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों संख्याओं को पहले ऐड कर दीजिए, फिर ऐड करने के बाद जो भी आपका बचता है उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी बड़ी संख्या निकल आती है। क्या निकल आती है, बड़ी संख्या। और आपको अच्छे से पता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या a और b में से हम किसे मान सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर यदि इस प्रकार से बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है a माइनस बी, तो हमेशा ही a क्या होगा, बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी किस में होगी, प्लस में होगी, और माइनस में आपकी ये छोटी संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर पहला तरीका तो यही है जिससे आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर ये जो दोनों संख्याओं में मान निकला है, ये दोनों संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए, तो आपकी बड़ी संख्या निकल आएगी। और इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में अंतर कर दीजिए, इनका आपस में आप इन्हें घटा दीजिए, तो वहाँ पर क्या निकलेगा, आपका छोटी संख्या निकल आएगी। अब हम इस तरीके से करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया पहला स्टेटमेंट क्या है, a प्लस बी बराबर कितना है आपका 14 है। a की वैल्यू कितनी है आपकी 6 प्लस b बराबर 14, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 14 माइनस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 8, कितना हो जाएगा 8, b बराबर आपका 8 हो जाएगा। हमसे यहाँ पर पूछा गया था, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पर हमसे पूछा गया था। तो a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए a की जगह पर हम रखेंगे 6, b की जगह पर हम रखेंगे 8,
6 छिंग 36 और 8 8 64। इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो कितना बचा है, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, और 6 और 3 9 और 1 10, यानी कि 100 आपका बन जाता है। ठीक, तो 100 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवृत्ति दशमलव नहीं देती है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर पूछा गया है आवृत्ति दशमलव नहीं होनी चाहिए। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी आवृत्ति दशमलव और दूसरी होती है आपकी अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव देखिए वह संख्या होती है जो कि अनंत तक जाती है, जिसमें पॉइंट तो आता है लेकिन वह अनंत तक चलती रहती है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि हमने बोला कि 10 में यदि हम 3 से भाग लगाते हैं तो वहाँ पर यदि आप काटोगे इसे तो क्या बनेगा, 3 तिया 9 पॉइंट, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार से ही अनंत तक चलती रहेगी। ठीक, अब इसके बाद दूसरी है अनावृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव यानी कि वह संख्या क्या होनी चाहिए, रुक जानी चाहिए। पॉइंट तो उसमें भी आता है लेकिन पॉइंट के बाद वह कुछ समय बाद रुक जाती है, वह अनंत तक नहीं जाती। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि आप 10 में 4 से भाग लगाइए तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, तो आपका इतना ये कट गया। अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। ठीक, ये होती है आवृत्ति और ये होती है अनावृत्ति। ठीक, अच्छे समझ आ गया। अब यदि आप बोलो कि सर इस प्रकार से देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी कोई ट्रिक होनी चाहिए, तो आपकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक में यदि जैसे कि हम बोलें कि 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 में ये आपका एक अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका हर हो जाएगा। ठीक, ये अंश है और ये हर है, तो हमने बोला हर के स्थान पर यदि हर के स्थान पर आपको 3 दिख जाए, 9 दिख जाए, 7 दिख जाए या फिर आपको 11 दिख जाए, इनमें से कोई भी संख्या आपको यदि हर के स्थान पर दिख रही है, इनमें से कोई भी संख्या यदि आपको हर के स्थान पर दिख रही है तो वहाँ पर वह क्या होगी, आपकी आवृत्ति दशमलव होगी, यानी कि वह अनंत तक जाने वाली है। ठीक, ये आपकी ट्रिक होती है, तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहचान करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आपका तो ए विकल्प है आपका। ए विकल्प को चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 8/56, 8/56 है। अब आप देख रहे हो कि 8 से यहाँ पर ये 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यदि हम 4 से इन्हें डिवाइड करना चाहें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 2/17, और 2 से इसे काट दोगे 2 सत्ते 14, यानी कितना आ रहा है 1/7। नीचे आपका 7 आ रहा है, यानी कि हर के स्थान पर 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आवृत्ति, कितने क्या हो जाएगी आवृत्ति दशमलव। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। इस बार नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, बी को। बी को देखेंगे तो 6/56 है। इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। किससे, 2 से, 3 से तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर क्या है आपका 28। अब 28 की बात की जाए, हर के स्थान पर यदि 28 है तो आप इसे 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौक 28, यानी कि 4 बार ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि आप 100% श्योर हो कि यहाँ पर 28 जो है इसके अंदर 7 है, क्योंकि जिस संख्या से वह संख्या डिवाइड हो जाती है उसके अंदर वह संख्या होती ही है। ठीक, तो इसके अंदर यदि 7 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका आवृत्ति, क्या है आवृत्ति दशमलव। ठीक, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट बचता है आपका 4/56, 4/56। अब यहाँ पर हम इसे काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 14। 14 के यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके अंदर भी क्या है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति, क्या हो जाएगा आवृत्ति दशमलव। तो ऐसे भी कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर बचता है हमारा 7/56, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं 7/56। तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7/56 होता है, यानी कि 7 एकम 7 और 7/56,
यानी कि 1/8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। और इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप पॉइंट लगाओगे, यहाँ पर 0 बढ़ा दोगे तो 8 एकम 8, कितना बचा आपका? 2 बचा। और इसके बाद 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 बचा आपका, 8 पंजे 40, यानी कि इतनी बार ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये आपका अनंत तक नहीं जाएगा। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो p का मान क्या होगा? और यहाँ पर ये हमें दिया गया है, इसमें से हमें p का मान निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया, और समकोण त्रिभुज में यदि हम देखें, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, एक है आपका tan थीटा और एक है आपका sec थीटा और एक है आपका sin थीटा। ठीक, यदि हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। यदि हम बोलें कि sec थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे कर्ण बट्टे आधार। इसी प्रकार से हम बोलें साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे लंब बट्टे कर्ण। क्या बोलोगे? लंब बट्टे कर्ण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से पता है ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। ठीक, उसने बोला है tan थीटा, यानी कि थीटा आपका ये हो गया, tan थीटा बराबर है 7/24। 7 क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब आपका 7 हो जाएगा, आधार आपका 24 हो जाएगा। यदि हम कर्ण की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि एक ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25। ठीक, 7, 24, 25 होती है, तो 7 और 24 हमें मिल चुके हैं, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका? 25। कर्ण कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पर आप देखिए tan थीटा, यहाँ पर दिया गया है tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू -p/28। tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है आपका लंब बट्टे आधार। लंब कितना है आपका? 7, आधार कितना है आपका? आधार है आपका 24। इसके बाद माइनस दिया गया है। sec थीटा बराबर क्या होता है? तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि 25/24, 25/24। अब इसके बाद दिया गया है यहाँ पर नीचे है आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 7/25 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है आपका माइनस का p/28। यहाँ पर देखोगे तो आपका 24 जो है वह आपका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए 7 घटाओगे या आप 25 में से, तो हमारा बच जाता है -18। कितना बचता है? -18। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -18/24। ठीक, और यहाँ पर कितना है आपका? 7/25। 25 का गुणा 18 में होगा, 25 का गुणा 18 में होगा, सॉरी 25 आएगा यहाँ पर, 25 का गुणा 18 में होगा, बट्टे 7 जो होगा उसका गुणा 24 के साथ हो जाएगा, तो 7 गुणा 24। ठीक, ये कंडीशन आपकी बन जाती है यहाँ पर -p/28, -p/28। अब आप यहाँ पर देखोगे 7 चौक 28 होता है, ये 4 बार डिवाइड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 4 6 24 हो जाएगा, 4 6 24, 3 से काट दो, यहाँ पर 6 से काट दो, 6 3 18, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो आप 25 3 75, सिर्फ यही बच रहा है, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये माइनस का बन जाएगा, ये आपका माइनस का p है, और ये आपका 25 3 75 जो भी किसका हो जाएगा? माइनस का 75, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 75। ठीक, तो 75 कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं रखे हैं। ठीक, ऑप्शन रखना यहाँ पर भूल चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए आप एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर 75 ही इसका आंसर आएगा। ठीक, तो देखिए ये इसके ऑप्शन थे। ठीक, ए ऑप्शन है आपका 25, बी है आपका 75, सी है आपका 50 और डी है आपका 100, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक।